देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 10.1 में स्टेटमेंट में क्या गिवन है। प्रूव दैट द सरफेस विच इज स्ट्रेच्ड आउट, एक सरफेस है विच इज स्ट्रेच्ड आउट बाय द एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट, बाय द एक्सिस ऑफ द प्रिंसिपल मोमेंट, मतलब जो प्रिंसिपल मोमेंट वाली एक्सिस होगी उसके द्वारा जो सरफेस स्ट्रेच होगा उसको हमें प्रूव करना है कि वो क्या आ जाए, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। और साथ में क्या दे रखा है, विच इज स्ट्रेच्ड आउट बाय द एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट एट ए पॉइंट, वो कहां पर है, एट ए पॉइंट लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जो वो पॉइंट है जहां पर एक्सिस ऑफ द एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट वाली जो एक्सिस लाई करती है वो पॉइंट कहां पर लाई करता है, दैट पॉइंट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन क्या है, which intersect at right angle to the points of central axis, मतलब प्रिंसिपल मोमेंट वाली जो एक्सिस है वो जिस पॉइंट पर लाई करता है वो पॉइंट कहां पर है, एक स्ट्रेट लाइन पर है, और वो स्ट्रेट लाइन पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो प्रूव कीजिए कि ट्रेस्ड आउट बाय द एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट इज ए हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। तो कंसीडर कर लेते हैं इसके लिए कि हम मान लेते हैं कि ये आपके पास एक पॉइंट सोर्ट सेंट्रल एक्सिस है, ये आप मान लेते हैं कि ये पॉइंट सोर्ट सेंट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और इसको मान लेते हैं कि ये कोई भी पॉइंट ओ है, और ये जो पॉइंट सोर्ट सेंट्रल एक्सिस है इसको हम मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस के अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है, और ये सेंट्रल एक्सिस है तो इसके अबाउट हम फोर्स मान लेते हैं आर, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है वो हम क्या मान लेते हैं, के। ठीक है, ये तो हमने मान ली सेंट्रल एक्सिस। एक हम पॉइंट मान लेते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक वो पॉइंट मान लेते हैं, से पॉइंट ए, ये वो पॉइंट मान लेते हैं जहां पर क्या लाई करता है, प्रिंसिपल मोमेंट, एक्सिस ऑफ द प्रिंसिपल मोमेंट। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर पॉइंट ए पर आपके पास क्या करती है, एक्सिस ऑफ द प्रिंसिपल मोमेंट। ठीक है, और वो जो पॉइंट है वो कहां पर लेना है, हमें एक स्ट्रेट लाइन पर लेना है, और वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट ऑफ सेंट्रल वाली एक्सिस के साथ क्या हो, 90 डिग्री का। ये हमें गिवन है कि जो स्ट्रेट लाइन है जिस पर हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन पॉइंट ऑफ सेंट्रल एक्सिस के साथ क्या है, राइट एंगल है। तो हम इस स्ट्रेट लाइन को एज ए एक्स एक्सिस मान लेते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ओ टू जेड ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसको मान लेते हैं कि ये आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। और आपने 9th चैप्टर में पढ़ा था कि एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स आर टुगेदर विद ए कपल ऑफ मोमेंट। पढ़ा था ना, भी आपने पढ़ा था कि किसी भी रिजिड बॉडी पर अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है किसी भी पॉइंट पर, एक ऐसे पॉइंट पर कैन बी रिड्यूस टू बाय ए सिंगल फोर्स आर टुगेदर विद ए कपल ऑफ मोमेंट जी कोस थीटा, ऐसा हमने पढ़ा था। इसके बाद फिर हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो सिस्टम है जिसको हमने रिड्यूस कर दिया टू ए सिंगल फोर्स आर टुगेदर विद ए कपल ऑफ मोमेंट, इसको भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है दैट सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू ए रेंच, पढ़ा था ना कि ये जो सिस्टम है वो इक्विवेलेंट टू ए रेंच होता है। वो रेंच कहाँ पे आ जाती है, एक ऐसे फोर्स के इक्वल आती है, एक ऐसे फोर्स जो इसी फोर्स के तो पैरेलल होगा, इसी फोर्स के पैरेलल होगा, और इसकी जो अगर हम क्या करें कि ये सिस्टम किसके इक्विवेलेंट होगा, एक रेंच के इक्वल होगा। तो वो रेंच कहाँ पर शिफ्ट होती है, एक ऐसे इतने डिस्टेंस पे, अगर ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ओ डैश है तो दैट इज रेंच आर, और इसके अबाउट हमारे पास क्या हो जाता है, के। ऐसा हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था। और जिसमें ओ डैश है, ओ डैश है जिसको हम क्या लिखते थे, जी साइन फाई बाई आर, अगर आपको ध्यान है तो 9th चैप्टर के corresponding any system of forces acting on a rigid body can be reduced to a single force R together with a couple of moment। और ये जो R और G cos थीटा है that is equivalent to a wrench, ये किसी एक रेंच के इक्विवेलेंट होता है। अब हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं कि ये आपके पास पॉइंट्स और सेंट्रल एक्सिस है, और ये किसके इक्विवेलेंट होगी, ये इक्विवेलेंट होगी एक ऐसे इस लाइन के इक्विवेलेंट होगी जहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो सेम इसके पैरेलल होगी, और इसके अबाउट यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक जी कोस थीटा। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जी कोस थीटा, या मोमेंट वाली प्रिंसिपल मोमेंट एक्सिस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज द प्रिंसिपल
ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल मोमेंट एक्सिस। तो हमसे पूछा क्या गया है कि ये जो प्रिंसिपल मोमेंट वाली जो एक्सिस है, इसके द्वारा जो सरफेस जनरेट होगा वो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, कभी तो ये यहाँ हो सकती है, कभी ये यहाँ पर भी 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 हो सकती है। तो इन प्रिंसिपल मोमेंट की जो एक्सिस है, इसके द्वारा जो सरफेस जनरेट होगा वो सरफेस आपको क्या प्रूव करना है, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड हमें प्रूव करना है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। कि हमने कंसीडर कर लिया कि ये आपके पास पॉइंट और सेंट्रल एक्सिस है, ये कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने ए पॉइंट किया स्ट्रेट लाइन पे, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये परपेंडिकुलर है पॉइंट्स और सेंट्रल एक्सिस के, और ये इक्विवेलेंट होगी, एक फोर्स होगा इसके अबाउट आर, और इसके अबाउट कोई भी एक प्रिंसिपल मोमेंट एक्सिस है जिसके अबाउट जो मोमेंट है वो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, जी के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ टेकिंग द मोमेंट अबाउट द जेड एक्सिस, अब मोमेंट ले लेते हैं जेड एक्सिस के अबाउट। तो इसका जी का, अगर ये जी जो प्रिंसिपल मोमेंट वाली एक्सिस है, अगर वो इसके साथ एंगल थीटा बनाती है, तो जी का मोमेंट अबाउट द जेड एक्सिस क्या होगा, जी कोस थीटा, जी कोस थीटा। और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट हम क्या ले रहे हैं, के, तो जी कोस थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, के इक्वल होगा। और टेकिंग द मोमेंट अबाउट द जेड एक्सिस था। और एक आपने ये जो रिजल्ट पढ़ा था कि जो 9th चैप्टर में पढ़ा था कि ओ ओ डैश किसके इक्वल होता है, जी साइन फाई बाई आर। अगर हम इसको ओ डैश की बजाय इसको ओ ए मान लें, तो ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, जी साइन फाई। फाई का काम अपना पास फोन कर रहा है थीटा, इसके पास थीटा आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा आपके पास, आर। तो ओ ए अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये जो पॉइंट अगर ये एक्स एक्सिस पे है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है अगर हम ये ले लें एक्स कोमा 0,0, तो ओ टू ए तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि जी साइन थीटा बाई आर इज इक्वल, यहाँ से आ जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू, तो फ्रॉम दैट आर एक्स, यहाँ से आ जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू जी साइन थीटा, आर एक्स इज इक्वल टू जी साइन थीटा। और एक इक्वेशन ये थी कि k इज इक्वल टू जी कोस थीटा। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी साइन थीटा बाय जी कोस थीटा, जी साइन थीटा बाय जी कोस थीटा इज इक्वल टू आर एक्स बाय के, और जी से जी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर एक्स बाय के। ओके, अब बात करते हैं, हमें इस प्रिंसिपल मोमेंट एक्सिस का क्या निकालना था, लोकस निकालना है। तो हम क्या मान लेते हैं कि इस पे कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लेते हैं, लेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दैट प्रिंसिपल मोमेंट एक्सिस। तो देयरफॉर अगर एक्स कोमा वाई कोमा जेड इस पर कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो आप बताओगे कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा। अगर एक्स कोमा वाई कोमा जेड इस प्रिंसिपल मोमेंट एक्सिस वाली लाइन पर कोई भी पॉइंट है, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो टेंजेंट थीटा को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर वाई बाई एक्स, और ये आर एक्स बाई कैपिटल आर, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये आ जाता है वाई के इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर, वाई के इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन है, that equation represent the equation of hyperbolic paraboloid। तो हमें यही शो करना था कि इस प्रिंसिपल मोमेंट एक्सिस के द्वारा जो सरफेस जनरेट हुआ है वो क्या हो जाए, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। और ये जो इक्वेशन है y k इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर, दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट द हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें। तो एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है कि ऑन द 3 गिवन स्क्रू, स्क्रू आपके पास गिवन है। स्क्रू की बात कब करते हैं, स्क्रू का मतलब आपके पास, स्क्रू का मतलब है एक रेंच की, एक तो रेंच गिवन हो, एक तो आपके पास क्या है रेंच गिवन हो, और प्लस में क्या गिवन हो, पिच गिवन हो। रेंच और पिच गिवन हो मतलब अगर आपके पास
सेंट्रल एक्सिस की पोजीशन गिवन है कि वो सेंट्रल एक्सिस कहाँ पर एक्ट करती है, और साथ में अगर वो पिच दे रखी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू बोलते हैं। तो ऑन द 3 गिवन स्क्रू, 3 स्क्रू आपके पास गिवन है, whose axes are mutually perpendicular and congruent। जो स्क्रू हैं उनकी एक्सिस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कॉन्ग्रेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कंसीडर कर लें कि 3 स्क्रू आपके पास है, एक मान लिया जाए कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक अगर हम कंसीडर कर ले वाई एक्सिस के अलोंग है, और एक हम कंसीडर कर लेते हैं जेड एक्सिस के अलोंग है। 3 स्क्रू हैं, इन तीनों की जो एक्सिस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है और कॉन्ग्रेंट भी है। उसके बाद क्या दे रखा है, देयर एक्ट रेंचेस ऑफ पिच। ये कहता है कि इनकी क्रॉसपोंडिंग जो पिच है, इसके क्रॉसपोंडिंग जो पिच है वो P1 है, वाई एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग जो पिच है वो P2 है, और जेड एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग जो पिच है वो P3 है। और पिच के बारे में आपको पता है, भाई यार ये आपको पहले बता रखा है। तो अगर हम P1 पिच की बात करें, P1 पिच की बात करें तो ये K होगा, और इसके अलोंग जो फोर्स है वो अगर हम क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है, इंटेंसिटी है, अगर वो R1 मान लें तो जो K की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, R1 C1 हो जाएगी। तो जो K मोमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस है वो आपके पास क्या हो जाएगा, R1 और C1। तो इसका मतलब इसके अलोंग जो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग अबाउट अलोंग आपके पास जो सेंट्रल एक्सिस है उसका जो फोर्स है वो आपके पास R1 है, और जो K है मोमेंट है उसका काम कौन करेगा, P1 R1 करेगा। मतलब R1 P1 लिख लो या P1 R1, ये आपके पास फोर्स है और ये इसके अबाउट मोमेंट है। इसी टाइप से अगर हम y एक्सिस की बात करते हैं तो y एक्सिस के अबाउट जो फोर्स है वो आपके पास R2 होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंट है अबाउट दैट y एक्सिस वो आपके पास हो जाएगा P2 और R2। देखिए फोर्थ सम में क्या है कि आपके पास 3 स्क्रू दे रखे हैं ऑन 3 गिवन स्क्रू। स्क्रू का मतलब क्या होता है कि एक तो आपके पास रेंच दे रखी है और साथ में उसकी क्या दे रखी हो, पिच। मतलब रेंच गिवन का मतलब क्या है कि पोजीशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस का पता हो और साथ में उसकी पिच पता हो, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्क्रू बनाते हैं। तो आपके पास 3 स्क्रू दे रखे हैं, whose axes are mutually perpendicular and congruent। जो स्क्रू हैं उनकी एक्सिस क्या दे रखी है, mutually perpendicular and कॉन्ग्रेंट दे रखी है। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि एक जो आपके पास स्क्रू है अलोंग द एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक स्क्रू को वाई एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं, और एक स्क्रू को हम क्या मान लेते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं। और साथ में क्या दे रखे है कि उनकी जो पिच है, जो स्क्रू है उसकी पिच क्या दे रखी है, एक की पिच P1 दे रखी है, एक की पिच P2 दे रखी है, और एक की पिच P3 होती है। और पिच का मतलब क्या होता है, पिच को अगर हम P से रिप्रेजेंट करें तो वो किसके इक्वल होती है, K/R। K का मतलब मोमेंट से होता है, R का मतलब किससे होता है, रिजल्टेंट फोर्स से होता है। तो आपके पास यहाँ P1 दे रखा है, K और R को अगर हम मान लेते हैं कि अबाउट एक्स एक्सिस जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू अगर हम R1 ले लेते हैं तो K का मतलब क्या हुआ, R1 P1, K इज इक्वल टू P1 R1। तो इसका मतलब इस एक्स एक्सिस के अबाउट जो सेंट्रल एक्सिस है उसका जो फोर्स, उसके अलोंग जो फोर्स है वो आपके पास R1 है, और उसके अबाउट जो मोमेंट है वो क्या है, P1 R1। सिमिलरली वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम फोर्स R2 मान लेते हैं तो उसके अबाउट जो सेंट्रल एक्सिस है वाई एक्सिस के अबाउट, उसके अलोंग फोर्स R2 होगा, और उसके अबाउट मोमेंट क्या होगा, P2 और R3। इसी टाइप से अगर जेड एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट फोर्स को अगर हम R3 मान लेते हैं तो इसके अबाउट जो सेंट्रल एक्सिस है उसके पास फोर्स R3 होगा, इसके अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट होगा वो P3 और R3 होगा। तो यहाँ तक क्लियर। देयर एक्ट रेंचेस ऑफ पिच P1 P2 P3 whose resultant is on the a screw। ये कहता है कि ये जो 3 स्क्रू थे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर और कॉन्ग्रेंट थे, इनका जो रिजल्टेंट है वो भी एक स्क्रू है। शो दैट whose resultant is on a screw, उनका रिजल्टेंट जो है वो एक स्क्रू है ऑफ ए गिवन पिच। उसकी जो पिच है वो P दे रखी है। मान लेते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट है वो जो स्क्रू है वो इसके अलोंग है, और इसकी जो पिच है वो क्या दे रखी है, P दे रखी है। और इसके अबाउट अगर हम फोर्स को अगर हम R मान लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स अगर R है तो इसके अबाउट जो मोमेंट होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, R आपके पास फोर्स हो जाएगा, P इंटू में R क्या हो जाएगी आपके पास, रिजल्टेंट स्क्रू, रिजल्टेंट सेंट्रल एक्सिस।
तो रिजल्टेंट इज ऑन ए स्क्रू ऑफ ए गिवन पिच टी, शो दैट द लोकस ऑफ दिस लेटर स्क्रू, जो ये लोकस आया है, ये जो स्क्रू आया है, इसका लोकस हमें बताना है कि वो क्या होगा, एक हाइपरबोलॉइड होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो रिजल्टेंट आया है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो R1, R2 और R3 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। और P1, P2, P3, P6 तो इसकी फिक्स है, वो तो ऑलरेडी दे रखी है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो डिपेंड करेगा R1, R2 और R3। तो इसकी जो पोजीशन है कभी कहीं भी हो सकती है, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ पर होगी, कभी यहाँ पर होगी। जो रिजल्टेंट स्क्रू है, तो रिजल्टेंट स्क्रू की पोजीशन ये है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक सेंट्रल एक्सिस है। ये भी क्या एक सेंट्रल एक्सिस है, ये भी क्या एक सेंट्रल एक्सिस है। तो इन एक्सिसों के द्वारा जो सरफेस जनरेट होगा, जो लोकस जनरेट होगा, उसको हमें बताना है कि ये क्या होगा, ये वाली इक्वेशन होगी। मतलब एक हाइपरपोलॉइड की इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपको पता लगा कि जो रिजल्टेंट स्क्रू है वो क्या है, एक सेंट्रल एक्सिस है। तो हमें क्या बताना है कि हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। तो इनकी तीनों की वजह से जो रिजल्टेंट स्क्रू आया है उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। वो हमें क्या देगी, लोकस ऑफ स्क्रू। ओके, लोकस ऑफ द स्क्रू आपको मिल जाएगा। अब हम क्या मान लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है और इसको जेड एक्सिस के अलोंग है, इसको हम एक मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, कैपिटल एक्स वाई जेड और एल एम एन टाइप का एक सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल एक्स का मतलब क्या होता है, टोटल फोर्स अबाउट द एक्स एक्सिस। तो इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट टोटल फोर्स क्या है आपके पास, R1। तो वाई की बात करें तो टोटल फोर्स अबाउट द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अबाउट जो टोटल फोर्स है वो R2। जेड एक्सिस का मतलब है फोर्स अबाउट द जेड एक्सिस अलोंग, ये R3 है। और LMN का मतलब है मोमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। LMN मींस मोमेंट अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है वो P1 R1 है, वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है वो P2 R2 है, और जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है वो P3 R3 है। इट इज द मोमेंट अबाउट द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। क्लियर। इसके बाद आपको पता है इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस के बारे में आपको पता है कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस इज गिवन बाय L माइनस में एक्स को छोड़ देंगे, वाई जेड प्लस में और जेड के साथ कैपिटल वाई और डिवाइड बाय कैपिटल एक्स, एल एम वाई को छोड़ देंगे तो जेड के साथ कैपिटल एक्स प्लस में एक्स जेड डिवाइड बाय कैपिटल वाई, एल एम और एन एन माइनस में जेड को छोड़ देंगे, एक्स कैपिटल वाई, वाई के साथ कैपिटल एक्स और डिवाइड बाई कैपिटल जेड। और ये खुद किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू पिच, दैट इज इक्वल टू से पिच। ये किसके इक्वल होता है, पिच, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस में एन जेड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पिच लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट? और पिच को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिजल्टेंट स्क्रू की जो पिच है वो आपके पास क्या है बच्चों, पी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इस क्वेश्चन में इनकी वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल एल, कैपिटल जेड, कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और पुट करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके अंदर हम कैपिटल एल की वैल्यू अगर पुट करते हैं, कैपिटल एल की वैल्यू आपके पास P1 R1 माइनस में y, और कैपिटल जेड की जो वैल्यू है वो आपके पास R3 है, R3 प्लस में z, और फिर कैपिटल y है जिसकी वैल्यू आपके पास R2 है डिवाइड बाई कैपिटल x दैट इज इक्वल टू से R1 विच इज इक्वल टू, फिर m इज हेयर P2 R2 माइनस में z, कैपिटल X मीन्स R1, फिर है प्लस में x और कैपिटल Z मीन R3 और डिवाइड बाई आपके पास R2 आ जाएगा, R2 here is n मीन से here P3 R3 माइनस में x कैपिटल Y मीन्स R2 फिर प्लस में y और कैपिटल X मीन R1 डिवाइड में आपके पास R3 है, और ये खुद किसके इक्वल है, पिच, और पिच को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आ जाता है। इसके बाद इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म के कॉम्बिनेशन को लेते हैं, तो आपके पास आएगा P1 R1 माइनस में y R3 प्लस में z R2 इज इक्वल टू P टाइम्स ऑफ R1। सेकंड और लास्ट के कॉम्बिनेशन को लिखते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा
P2R2 माइनस में Z के साथ R1 प्लस XR3 और P के साथ आ जाएगा R2। थर्ड और लास्ट के कॉम्बिनेशन को लिखते हैं तो P3R3 माइनस में XR2 प्लस में Y के साथ है R1 दैट इज इक्वल टू P के साथ क्या जाएगा R3। अब जो राइट हैंड साइड में टर्म है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो इससे क्या होगा, आपके पास P1R1 है, ये PR1 है तो R1 कॉमन आ जाएगा, P1 माइनस में P के साथ है R1 माइनस में Y, R2 की टर्म पहले लिख लेते हैं, प्लस में Z टाइम्स ऑफ R2 माइनस में Y R3 इज इक्वल टू 0। PR2 को इधर लेके आएंगे, R1 की टर्म पहले लिख लो माइनस Z के साथ R1 और R2 को जब इधर लेके आएंगे तो P2 माइनस में P और इसके साथ R2 कॉमन आ जाएगा और साथ में क्या है XR3 प्लस में XR3 इज इक्वल टू 0। PR3 वाली टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये टर्म बनेगी Y टाइम्स ऑफ R1 माइनस XR2 और P3 माइनस में P और R3 इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस आपके पास आ जाती हैं। अब अगला टारगेट क्या है कि इन तीन इक्वेशनों में से हम कैपिटल R1, कैपिटल R2 और कैपिटल R3 को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि जो हमें इक्वेशन दे रखी है, जो हमें प्रूव करना है कि जो लोकस ऑफ जो आपके पास स्क्रू आया है, रिजल्टेंट स्क्रू आया है, उसमें कहीं भी कैपिटल R1, कैपिटल R2 और कैपिटल R3 नहीं है। हम इनको एलिमिनेट करते हैं और इनको एलिमिनेट करने के लिए आपको जस्ट क्या लेना है, डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट के अंदर आप कोफिशिएंट लिख दीजिए R1, R2 और R3 के। तो R1 का जो कोफिशिएंट है वो P1 माइनस P और यहाँ से आ जाएगा Z और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में Y और R1 के कोफिशिएंट लिख देंगे माइनस का Z, यहाँ आ जाएगा P2 माइनस में P और यहाँ आ जाएगा X और यहाँ पर आ जाएगा Y माइनस में X और यहाँ पर क्या आ जाएगा P3 माइनस में P। इस टर्म के जब डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन दे रखी थी वो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। समझ गए ना। और अगर आप देखते हैं कि हमें इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, P माइनस में P1 के साथ x स्क्वायर आ जाएगा प्लस में और P माइनस में P2 के साथ y स्क्वायर मिल जाएगा और P माइनस में P3 के साथ z का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में P माइनस में P1 प्लस में P माइनस में P1 और P माइनस में P2 इंटू में P माइनस में P3 इज इक्वल टू 0। कहने की बात यह है कि अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी और यही हमें प्रूव करना था कि हमसे यही पूछा गया था कि जो रिजल्टेंट स्क्रू है वो उसका जो लोकस होगा वो क्या होगा, ये इक्वेशन बनेगी और दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला। ठीक है। और एक बात और नोट कर लेना, यहाँ जैसे P माइनस P1 है, P माइनस P2 है, P माइनस P3 और आपके पास P1 माइनस P है, तो आप इसको बदल सकते हो यहीं पे P माइनस P1। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, या फिर यहीं पे चेंज कर लो। ये जो इक्वेशन थी इन इक्वेशनों को लेफ्ट से राइट हैंड साइड में ले जाओ। जब आप P इंटू में R1 माइनस करेंगे तो फिर ये P माइनस P1 आ जाएगा, यहाँ माइनस Z आ जाएगा, यहाँ प्लस Y आ जाएगा, यहाँ प्लस Z, यहाँ P माइनस P2 आ जाएगा, यहाँ माइनस X। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन लेकर इसको डिटर्मिनेंट निकाल लेना, ये मैथ हो जाएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोलॉइड। Any doubt, students?